हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था क्यूरेटर बता रहे होते हैं आप लोग को यहाँ पे जो भी कुछ चाहिए ना वो मैं दिला सकता हूँ, क्योंकि इस टेमर हॉल का होना कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। क्यूरेटर के बारे में सुनने के साथ ही ज़ूफ और यूना दोनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। क्यूरेटर बोलते हैं मुझे बताओ आगे तुम लोग यहाँ पे क्या रिवॉर्ड चाहिए, मैं ट्राई करूंगा तुम जो भी मांगो वो मैं तुम्हें दे सकूं। तो अभी हम देखते हैं ज़ूफैंग वापस से क्यूरेटर से पैसा मांगने वाला होता है, पर तभी यूना ज़ूफैंग रोक देती है और बोलती है ज़ूफैंग मैंने तुमसे क्या कहा था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए पैसा नहीं मांगना। ये देखने से क्यूरेटर समझ में आता है कि ये बंदा एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। रियलिटी में यहाँ पे ज़ूफैंग को पता ही नहीं है आखिर वैल्यूएबल होता क्या है। क्यूरेटर बोलते हैं ज़ूफैंग तुम्हें देख के लगा तुम्हें नहीं पता तुम्हें यहाँ पे क्या रिवॉर्ड चाहिए। टेंशन मतलब मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड ढूंढूंगा, और जो कि तुम्हारे पास में स्नो डायर वुल्फ है तो मैं तुम्हारे स्नो डायर वुल्फ के लिए वो सारे मटेरियल दूंगा जिसे वो फर्स्ट एवोल्यूशन कर सके। शौक होते हुए दोनों ही सोच रहे होते हैं हमने यहाँ पे ये इमेजिन नहीं किया था, सच में यहाँ पे ये रिवॉर्ड काफी कमाल का है। ज़ू फैन सोचा तो सच में यहाँ पे ये रिवॉर्ड काफी कमाल का है। इस रिवॉर्ड के साथ मैं नोआ को इवॉल्व कर पाऊंगा, और जो लिंजियांग सिटी में कंपटीशन होने वाला है ना वहाँ पे सारे लोग देखेंगे कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। और ये सब देखने के साथ ही ट्रेनिंग हॉल में आसपास में खड़े सारे बंदे काफी जल गए होते हैं। उन्हें इस बात पे यकीन हो ही नहीं रहा कि ज़ू वी का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है, और खासकर वो इसके पास में कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के तौर पे स्नो डायर वुल्फ हो, जो कि एक बहुत ही कमजोर बीस्ट होता है। ऐसे बंदे को इतने सारे रिसोर्स देना ये बिल्कुल वेस्ट है। लगता है यहाँ पे क्यूरेटर कुछ भी करने से पहले सोच नहीं रहे, पर ज़ू फैन को उन सारे लोगों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूरेटर को थैंक यू बोलने के बाद में वो वहाँ जा रहा होता है। तो अभी क्यूरेटर ज़ू फैन को रोकते हुए बोलते हैं ज़ू फैन मुझे एक बात बताओ, ये जो इजी डिफिकल्टी ट्रायल था ना ये बिल्कुल नॉर्मल था, मेरे हिसाब से ये ट्रायल तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं था। क्यों ना तुम यहाँ पे स्नो डायर वुल्फ को और पावरफुल बनाने के लिए इसे हार्ड लेवल ट्राई करो। इससे स्नो डायर वुल्फ की कॉम्बैट एबिलिटी पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज होगी और तुम्हारा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ज़ू फैन बोलता है क्यूरेटर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हिसाब से मैं अभी तक इस लायक नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल को हैंडल कर सकूं, और मुझे यहाँ पे इजी डिफिकल्टी लेवल के अंदर काफी प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद ही मैं कुछ सोच पाऊंगा। तभी क्यूरेटर बोलते ज़ू फैन टेंशन मत लो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुमने अभी अभी यहाँ पे इजी डिफिकल्टी लेवल को पार किया है तो एंजॉय करो। वैसे तुम यहाँ पे तो नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल के लायक नहीं बनते, तब तक इजी डिफिकल्टी लेवल के अंदर प्रैक्टिस करते रहो। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा ना तुम्हारा ट्रायल देखने के लिए पक्का से आऊंगा। मुझे लगता है तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसके ऊपर ध्यान देना काफी जरूरी है। क्यूरेटर बोलते ठीक है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल को मना करने की वजह से ज़ू फैन काफी एम्बेरस हो गया होता है। हालांकि यहाँ पे ज़ू फैन का नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल को चूज ना करने का रीजन कुछ और था, उसे अभी तक ये बात पता नहीं थी कि नोवा के साथ में क्या हो रहा है। अभी के लिए यहाँ पे नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल में ना जाके अपने आप को लो प्रोफाइल रखना काफी ठीक रहेगा। अगर मैं बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ूंगा ना तो सारे लोग काफी शक हो जाएगा, ना सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि नोवा के आइडेंटिटी के ऊपर भी। हालांकि ज़ू फैन का ये सोचना काफी गलत था। जैसे वो पीछे की तरफ देखता है वो काफी शौक हो जाता है, क्योंकि ज़ू फैन सोच रहा था कि वो लोग अपने ऊपर नहीं लेगा, जबकि लोग यहाँ पे ऑलरेडी उसी के ऊपर ध्यान गड़ा के बैठे हैं। ज़ू फैन सोचता है मेरे यहाँ पे और रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे ही ज़ू फैन वहाँ से निकलने वाला होता है क्यूरेटर बोलते हैं ज़ू फैन मुझे यहाँ पे एक और बात कहनी थी। क्यूरेटर बोलते हैं नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल के लिए तुम्हें यहाँ पहले से एडवांस बुकिंग करनी होगी, उसके बाद में जब भी तुम्हारा मन हो तुम जब चाहो तब आ सकते हो। साथ ही में क्यूरेटर सोच रहे होते हैं ये जब भी नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल में आएगा मैं ज़ू फैन की फाइट को पक्का चेकआउट करूंगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे देखना है आखिर एक स्नो डायर वुल्फ कैसे अपनी ब्लड लाइन अवेकनिंग की पावर को यूज करता है। आज से पहले मैंने किसी भी स्नो डायर वुल्फ को ये सारा काम करते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट डे हम लोग को वापस से टेमर हॉल का सीन दिखाया था। इजी डिफिकल्टी लेवल अरीना के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं, क्योंकि ज़ू फैन वहाँ फाइट करने के लिए अरीना में एंटर किया होता है। उन सारे लोगों का ध्यान वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही होता है ताकि वो लोग ज़ू फैन की फाइट को बिल्कुल ध्यान से देख सके। वो लोग वहाँ बात कर रहे होते हैं। अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ज़ू फैन जिसके पास में एक स्नो डायर वुल्फ है वो फर्स्ट प्लेस पे आ गया। आखिर एक इतना वीक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ये काम कैसे कर सकता है। दूसरा बंदा बोलता है मैं भी ये बात नहीं मान सकता, उसने पक्का चीटिंग करी होगी। आखिर यहाँ पे एक स्नो डायर वुल्फ की पावर इतनी कैसे हो सकती है। अगर हम लोग को यहाँ पे ज़ू फैन को सारे लोग सामने एक्सपोज करना है ना तो हम लोग को ये फाइट ध्यान देखनी होगी, हम लोग को रियलिटी का पता चल जाएगा। और साथ ही में उन सारे लोग के मन के अंदर बहुत ही इनसिक्योरिटी भी थी, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ू फैन उन लोग के सामने स्नो डायर वुल्फ जैसे कमजोर बीस्ट के साथ में जीत जाएगा, इसका मतलब ज़ू फैन के अंदर कोई ना कोई बात है और वो लोग खुद बहुत ज्यादा बेवकूफ कमजोर है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग बीस्ट होने के बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। वहीं ज़ू फैन उन्हीं लोग के सामने रैंक 1 ला पा रहा है। वहीं हम देखते हैं ज़ू फैन को जिसका आसपास के लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, वो बस अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहा होता है। ज़ू फैन बोलता है नो चलो आगे बढ़ो और अटैक करो, हमें यहाँ पे इन सारे लोगों को शो करना होगा कि हम लोग कितने पावरफुल है। वहीं नोआ सारे के सारे 2 स्टार पिक्स को एक अटैक में मार रहा होता है, और नोआ के लिए ये काम सब्जी काटना इतना इजी हो गया होता है। नोआ और ज़ू फैन यही सेम ट्रेनिंग कुछ दिनों से जारी रखते हैं। थर्ड डे होते होते कुछ बंदे बोल रहे होते हैं वैसे यहाँ पे ये काम करना कौन सा मुश्किल बात है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। लगता है उसका जो स्नो डायर वुल्फ है नोआ वो काफी खास है। तुम उसके अटैक्स देख रही हो वो स्नो डायर वुल्फ के मुकाबले काफी अलग है।
वहीं हम देखते वो लड़की बोल रही होती है ऐसी बात नहीं है, सच में यहाँ पे जू फैन भी काफी कमाल का है। उसकी एबिलिटी देखो, वो यहाँ पे अपने पेट नोवा को काफी कमाल के तरीके से हैंडल कर रहा है। अगर एक टेमर के तौर पे देखा जाए तो जू फैन भी काफी कमाल का है। हम लोग उसके आसपास भी नहीं है। ऐसे ही करते करते थर्ड डे पे कुछ लोग जू फैन खिलाफ होते हैं और कुछ लोग जू फैन के साथ में। वही हम देखते हैं जू फैन का ध्यान अभी भी ट्रेनिंग के ऊपर ही होता है। उसका टारगेट था वो यहाँ पे नोवा के साथ में 7 दिन खत्म होने से पहले 3 स्टार में पहुंच सके। सारे पिक्स को मारने के लिए वो लोग ब्लड अवेकनिंग यूज नहीं कर रहे होते। सिर्फ ईटिंग हैबिट वाली स्किल की वजह से वो लोग काफी इजीली क्लियरिंग टाइम को धीरे धीरे कम कर रहे होते हैं, क्योंकि ईटिंग हैबिट की स्किल नोवा की एनर्जी को बिल्कुल भी कम नहीं होने दे रही होती, जिसकी वजह से वो टीयर क्लॉ अटैक जो कि एक हाई एनर्जी स्किल है उसको इजीली यूज कर पा रहा होता है। थर्ड डे भी नोवा और जू फैन बिना रुके बिना थके लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ डे आ गया होता है। जो लोग कल तक नोवा और जू फैन की काफी बुराइयां कर रहे थे वो लोग अब मान चुके थे कि सच में यहाँ पे इन लोगों की कैपेबिलिटी काफी कमाल की है। वहीं जो बंदा कल को बोल रहा था ये काम तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, वही मान चुका होता है कि हमसे ना हो पाएगा। वहीं हम देखते हैं जो लड़की कल जू फैन की फाइट की तारीफ करी थी वो कहती है मैंने यहाँ पे जू फैन को ध्यान से देखा नहीं, पर वो तो काफी हैंडसम है। अगर मैं उसे पटा लूं तो क्या मेरी ट्रेनिंग में हेल्प करेगा? और अगर देखा है तो उसका नोवा भी काफी कूल है। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे नोवा और जू फैन से जाके पर्सनली मिलना होगा, शायद से मेरी बात बन सकेगी। ये बात सुनने के साथ ही वो साथ वाले दोनों बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। आखिर ये लड़की क्या बोल रही है? अब इसे यहाँ पे जू फैन बहुत ज्यादा पसंद आ गया। वहीं हम देखते हैं जू फैन जो कि बहुत ही घूर घूर के अपने फोन को देख रहा होता है। मुझे अपनी ट्रेनिंग को ऐसे कंटिन्यू करना होगा जो स्पीड एज ऑफ स्किल है, उसकी वजह से शायद से यहाँ पे नोवा 3 स्टार तक पहुंच पाएगा। ऐसा भी हो सकता है ये हफ्ता खत्म होने से पहले हमें काम कर पाए। जू फैन इतना कॉन्फिडेंट इसी वजह से होता है कि वो वहाँ पे देख सकता है नोवा वहाँ पे सारे पिक्स को ऐसे खत्म कर रहा होता है जैसे वो उसके लिए कुछ भी नहीं। नोवा बोलता है पहले दिन तुम लोग के भी इजी गया तो फ्लावर समझे क्या, फायर है अपन। 5th डे आते आते सारे लोग काफी चेंज हो चुके थे। अब यहाँ पे उन लोग को नोवा और जू फैन की ट्रेनिंग देखने में काफी मजा आ रहा था। हम लोग को तो अब यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जू फैन की ट्रेनिंग देखे बिना हम लोग का दिन पूरा नहीं होगा। जू फैन इतना कमाल का स्पीड टेमर और नोवा इतना कमाल का स्पीड बीस्ट है ना कि हमारा फोकस सिर्फ उन्हीं के ऊपर रहता है। हमें यहाँ पे इन लोगों पर ध्यान देना होगा क्योंकि आगे चल के हम बोल पाएंगे जब जू फैन अपनी नीचे स्टेज पे था तब हमने उसको देख रखा है। अब उन लोगों ने यहाँ पे ये भी सोच लिया था हम लोग के बीच बिल्कुल फालतू है, उन लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। हम लोग भी नॉर्दर्न या ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे और वहां से एक स्नो डायर वुल्फ लेके आएंगे। भले ये बीस्ट काफी कॉमन होते हैं पर इन लोगों की फाइटिंग टेक्निक काफी कमाल की है। शायद से हम लोग भी यहाँ पे जू फैन और नोवा की तरह काफी पावरफुल बन पाए। वो लोग वहाँ बिल्कुल पागलों की तरह जू फैन को एडमायर कर रहे होते हैं और उन दोनों के एडमायर करने का तरीका उस लड़की के मुकाबले काफी कम होता है। आज हम देखते हैं वो लड़की जू फैन और नोवा को चीयर करने के लिए पूरी तैयारी करके आई होती है। उसको इस तरीके से देखने के साथ ही वो दोनों बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों बंदे भी सेम उसी तरीके से चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। एक टाइम पे जो लोग जू फैन और नोवा के काफी खिलाफ थे और वो लोग जू फैन और नोवा को इतना एडमायर कर रहे हैं कि उन लोगों को चीयर करने के लिए रोज उनकी ट्रेनिंग दिखी जा रही है। वही हम देखते हैं जू फैन जो कि पहले के मुकाबले काफी चेंज हो चुका होता है। जो जू फैन फर्स्ट डे पे काफी फोकस था और बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं दे रहा था, उसने अब आराम से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर रिलैक्स करने के लिए पूरा मूड बना लिया होता है। जू फैन बोलता है यूना ने बोला था उसको 4 स्टार तक पहुंचने में पूरे 2 महीने लग गए थे, जबकि उसके पास में एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। वही बात कही जाए मेरी तो मैं लगभग 3 स्टार पे पहुंचने वाला हूँ और मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ होगा। और अगर ध्यान देगा तो मेरी क्लास के अंदर टॉप रैंक 5 स्टार है, जिसको सरपास करने में मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन रैंक अप करने के साथ जू फैन का डिफिकल्टी भी काफी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेमर हॉल के अंदर अलग अलग डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रैंक के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। पहले 3 स्टार रैंक तक इजी डिफिकल्टी लेवल होता है जिसको पार करना उतना मुश्किल भी नहीं होता। वहीं 3 to 6 स्टार बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और उसके अंदर आपको नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल के अंदर ट्रेन करना होता है। वही बात की जाए 7 to 9 स्टार के अंदर असली मुसीबत वहीं स्टार्ट होती है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल पर ट्रेन करना काफी मुश्किल होता है। और जो कि मेरा स्नो डाइवल बहुत ही जल्दी 3rd रैंक में पहुंचने वाला है, तो उसके बाद में हम लोग को नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल के अंदर ट्रेन करना होगा। वैसे ये चीज मेरे लिए काफी फायदा भी करेगी, क्योंकि इससे हम लोग और भी जल्दी रैंक अप करेंगे। हालांकि हम लोग को पता चल चुका है एरेना के अंदर कहाँ से कौन सा मॉन्स्टर आ रहा है, इसी वजह से हम लोग के लिए ये ट्रायल बहुत ही इजी हो गया। अगर हम लोग को और भी जल्दी जल्दी डेवलप करना है ना, तो या फिर तो स्नोफील्ड या फिर डंजन के अंदर जाना होगा, जिससे यहाँ पे नोवा की ग्रोथ और भी स्पीड से हो पाएगी। हालांकि डंजन बहुत ही खतरनाक होते हैं और वहाँ पे लाइफ के जाने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है, पर अगर बात करें ट्रायल्स के मुकाबले तो डंजन के अंदर फायदा भी बहुत ज्यादा होता है। क्यूरेटर और बाकी सारे लोग बहुत ही कम बेनिफिट देते हैं। वहीं डंजन के अंदर आपका लक और आपकी मेहनत, आपको जो मिल गया वो आपका हुआ। बहुत ही जल्दी हमारा स्कूल मिलिट्री ट्रेनिंग रखने वाला है, उसके अंदर मुझे मौका मिलेगा डंजन्स को एक्सप्लोर करने का। टाइम मिलने के साथ ही हम लोग पकड़ डंजन के अंदर जाएंगे ताकि हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोर कर सके, ट्रेन कर सके और बेनिफिट पा सके। वहीं हम देखते हैं नोवा को, जो कि अभी वुल्फ से फाइट कर रहा होता है। एक्चुअली में वो यहाँ वुल्फ को मार नहीं रहा होता, बल्कि उन लोगों को चेस कर रहा होता है। ये सब देखने के बाद जू फैन काफी चिढ़ गया होता है। नोवा आखिर तुम कर क्या रहे हो? हम लोग यहाँ पे रैंक अप करने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पे इन पिक्स के पीछे भागने के लिए। एक नॉर्मल डॉग की तरह बिहेव करना बंद करो और सही से फाइट करो। हमें यहाँ पे जल्दी से फिनिश कर घर भी जाना होगा
ताकि हम लोग रेस्ट कर सके। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लू लियांग मैनर को। लू लियांग जो कि जू फैन की क्लास के अंदर टॉप रैंक पे होता है, वो अभी इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हुए काफी बिजी होता है। लू लियांग शर्माते हुए बोल रहा होता है, मेरे दोस्तों ने बोला था जॉन पब को सर्च करना, कुछ कमाल का देखने को मिलेगा। और सच में मैं देख सकता हूँ, ये सीन तो काफी कमाल की है। पर तभी लू लियांग का सेक्रेटरी बिना नॉक किए एंटर कर जाता है और लू लियांग के रंगीले सपने खौफनाक मंजर के अंदर चेंज हो जाते हैं। सेक्रेटरी बोलता है यंग मास्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पे ये चीज जल्द से जल्द देखनी होगी। बेचारा लू लियांग ट्राई करता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे भी छुपा सके, पर क्योंकि कंप्यूटर का साइज बड़ा था और लू लियांग का छोटा, इसी वजह से कोशिश करने के बाद भी लू लियांग कंप्यूटर स्क्रीन को बिल्कुल भी हाइड नहीं कर पाता। इसी वजह से अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है, सेक्रेटरी मेरी बात ध्यान सुनो, अगली बार जब आना ना नॉक करके आना, मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, तुम्हें नहीं पता। सेक्रेटरी बोलता सर मैं तो नॉक करके आता हूँ, पर ये न्यूज बहुत ही अर्जेंट थी, मेरे हिसाब से आपको इस न्यूज को देखना चाहिए, ना कि आप जो देख रहे थे उसे। पेपर को देखते हुए लू लियांग बोलता है ऐसे भी क्या जरूरी बात है जो कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। पर तभी हम देखते पेपर में देखने के बाद में लू लियांग काफी शॉक हो गया होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैंने यहाँ पे इस बंदे से उम्मीद नहीं की थी। जिस स्पिरिट टेमर ने यहाँ पे 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि वही टेमर जिससे क्लास के अंदर कोई भी टीम अप नहीं करना चाहता था। उस बेचारे ने पूरी क्लास से पूछा पर सबने उसको मना कर दिया। ये सब देखने के बाद लू लियांग ने अपना माइंड चेंज कर दिया। पहले लू लियांग सोचा वो यार मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर अकेले ही जाने वाला है, पर अब यहाँ पे जू फैन की स्ट्रेंथ को देखने के लिए मुझे इसे टीम अप करना होगा। सिर्फ तभी मुझे पता चल पाएगा कि आखिर यहाँ पे इस बात में कितनी रियलिटी है, क्या जू फैन की पावर में इतनी ज्यादा है या फिर सारे लोग मिलकर हाइप बना रहे हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए सारे लोग आगे होते हैं। वो सारे लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि पहली बार आज यहाँ पे वो लोग मिलिट्री ट्रेनिंग में जाएंगे, रियल डंजन्स देखेंगे और रियल लाइफ में सबको फेस करेंगे। अब यहाँ पे वो लोग फाइनली फील कर पाएंगे आखिर रियल टाइम में होता कैसा है। साथ ही में इस मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर वो लोग अपनी पावर को काफी इंक्रीज भी कर पाएंगे। और इस मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कोई बंदा जू फैन जितना एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि जू फैन ने पूरे वीक बहुत ही मेहनत करी है ताकि वो यहाँ पे इस मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर काफी कमाल का परफॉर्म कर पाए, साथ ही में बहुत कुछ एक्सप्लोर भी कर पाए। हालांकि इतनी ट्रेनिंग के बाद नोआ 3 स्टार नहीं बन पाया, पर वो यहाँ पे इस वक्त पे आ चुका है कि वो किसी वक्त लेवल अप करके 3 स्टार रैंक में पहुंच जाए। लू फैंग बोलता है क्योंकि इस मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर हम लोग काफी मेहनत करनी होगी, इसी वजह से शायद से इस ट्रेनिंग के अंदर नोआ बहुत जल्दी 3 स्टार पहुंच जाएगा। जब नोआ 3 स्टार पहुंच जाएगा तो लोग वापस आने के बाद टेमर हॉल जाएंगे और वहाँ पे नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल को चूज करेंगे ताकि वो लोग और ज्यादा डेवलप कर सके और बहुत ही कमाल के रिवॉर्ड पा सके। वो लोग बस पे चढ़ने वाले होते हैं तो अभी हम देखते हैं वहाँ का टीचर उन लोग को रोक देता है। टीचर बोलता है मुझे एक बात आखिर यहाँ पे तुम लोग की दिक्कत क्या है। जब मैंने सारे लोग को बोला था कि तुम लोग को 3 लोग की टीम बनानी है, तो आखिर यहाँ पे तुम लोग की टीम में सिर्फ 2 लोग क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग को खुद के ऊपर काफी घमंड आ चुका है और तुम लोग को लगता है तुम इस मिलिट्री ट्रेनिंग को अकेले ही पार कर पाओगे। और क्योंकि टीचर काफी गुस्सा थे, इसी वजह से जू फैन यूनिट ट्राई करते हैं कि वो यहाँ पे टीचर को क्लैरिफाई कर सके कि यहाँ पे उन लोगों को टीम फॉर्म करनी थी पर कोई भी उनकी टीम के अंदर आया ही नहीं। यही वजह कि यहाँ पे उन लोगों की टीम के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं। पर उन लोग की बात सुनने से पहले टीचर दूसरी तरफ देखने लगता है। टीचर बोलता है लू लियांग मुझे एक बात है, तुमने अपनी टीम की इन्फॉर्मेशन मेरे पास सेंड नहीं करी, कहीं तुम भी यहाँ पे इन लोगों की तरह बिना टीम के नहीं जाने वाले ना। लू लियांग काफी घबरा गया होता है, सोच रहा होता है टीचर बिल्कुल सही थे, मैं भी यहाँ पे अकेले जाने वाला था, पर पहले अब मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। अब जिन लोगों की टीम के अंदर एक बंदा कम है मैं उन लोगों को ज्वाइन करूंगा। लू लियांग बोलता सर आप गलत समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पे नई टीम बनाई है पर गलती से वो लिस्ट मुझसे घूम गई और मैं आपको हैंड ओवर करना भूल गया। ये बात सुनने के साथ ही सारे बंदे काफी शॉक हो गए तो सोच रहे होते हैं लू लियांग बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है। जब हमने उससे पूछा था तब लू लियांग ने बोला कि मैं यहाँ पे अकेले जाने वाला हूँ, मुझे कोई भी टीम फॉर्म नहीं करनी, तो वो यहाँ पे टीचर झूठ क्यों बोल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं लू लियांग आगे बढ़ता है और जू फैन के सामने अपना हाथ करते हुए बोलता है जू फैन क्या तुम यहाँ पे अपनी टीम के अंदर मुझे जगह दोगे, मैंने सुना यहाँ पे तुम्हारी टीम के अंदर एक जगह खाली है। लेकिन वहीं हम देखते हैं जू फैन लू लियांग का घूर घूर के देख रहा होता है क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर यहाँ पे लू लियांग ये सब क्यों कर रहा है। लू लियांग सोचता है आखिर यहाँ पे जू फैन कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ये पहली बार है जब किसी ने मेरे ऑफर को हाथ से एक्सेप्ट नहीं किया, लगता है मुझे यहाँ पे और मेहनत करनी पड़ेगी। लू लियांग बोलता है जू फैन शायद तुम्हें मेरे को लेके काफी शक है, 1 मिनट को मैं यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बाहर निकालता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं लू लियांग ने अपने बीस्ट 5 स्टार रैंक स्नो एल्फ को बाहर निकाल दिया होता है। स्नो एल्फ को देखने के साथ ही जू फैन काफी शॉक हो गया होता है। लू लियांग सोचता है ये देखने के बाद जू फैन पक्का समझ एक्सेप्ट कर लेगा और फिर मुझे मौका मिलेगा उसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट देखने का। मुझे यहाँ पे चेक करना है जू फैन की पावर मुझसे ज्यादा है या नहीं, और अगर जू फैन की स्ट्रेंथ काफी कमाल की होगी ना तो मेरा भी काफी फायदा हो पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा से ही घर पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने कभी टेमर हॉल में जाके किसी को भी चैलेंज नहीं किया। अगर यहाँ पे जू फैन इस लायक नहीं हुआ कि वो मुझे हरा सके
तो मेरे पास है मौका का टेमर हॉल में जाके जू फैन के रिकॉर्ड को ब्रेक करने का। पर लू लियांग को नहीं पता था ये सब देखने के बाद में जू फैन की नजरों में वो बहुत ही एरोगेंट लग रहा है। जू फैन लू लियांग को मना करने वाला होता है कि उसे यहाँ पे किसी भी टीममेट की बिल्कुल जरूरत नहीं, तो वो लू लियांग को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर उसके कुछ बोलने से पहले जू फैन की क्लास की लड़की बोलती है, 1 मिनट को लू लियांग तुम ये काम नहीं कर सकते। लू लियांग तुम्हारे क्लास का टॉपर हो जिसने किसी भी टीम को ज्वाइन करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, तो आखिर तुम यहाँ पे जू फैन से कमजोर बंदे को क्यों ज्वाइन कर रहे हो? एक तरफ तुम हो जिसने पूरी क्लास को मना किया था और दूसरी तरफ जू फैन है जिसको पूरी क्लास ने मना किया था। आखिर तुम दोनों का मैच कैसे हो सकता है? तो अभी हम देखते हैं जू फैन उस लड़की को घूर घूर के देखने लगता है कि आखिर यहाँ पे वो लड़की जू फैन की ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकती है। और वहीं हम देखते हैं वो लड़की जू फैन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती, उसे बस इस बात से फर्क पड़ रहा होता है कि लू लियांग ने जू फैन की टीम को ज्वाइन कर लिया। जबकि जब उस लड़की ने पूछा था तब लू लियांग ने बोला कि मैं यहाँ पे कोई भी टीम ज्वाइन नहीं करने वाला, तो तुम्हारी भी नहीं करूंगा। इसी वजह से लड़की ने यहाँ पे दूसरी कोई टीम ज्वाइन कर ली। आखिर लू लियांग जैसा पॉपुलर इंसान जू फैन के साथ में क्यों है? लू लियांग बोलता तुम शांत हो जाओ, तुम यहाँ पे ऐसे बिहेव नहीं कर सकती, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। लू लियांग बोलता है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, पहले मैंने सोचा था ऐसे चल जाएगा पर अब टीचर बोले कि पॉइंट्स कटेंगे, इसी वजह से मैं यहाँ पे टीम ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम मेरी बात को समझो, अगर पहले पता होता ना तो पक्का से मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लेता। वो लड़की बोलती है ठीक है तुम्हें यहाँ पे कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना है ना, तो मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। तुम्हें यहाँ पे जू फैन के साथ में टीम बनाने की जरूरत नहीं, जू फैन बहुत ही वीक है, इसके पास में 1 स्टार स्नोडाई वुल्फ है जो कि किसी काम का नहीं। इसी वजह से यहाँ पे सारे ने जू फैन को मना कर दिया। ये सारी इंसल्ट सुनने के बाद में जू फैन काफी गुस्सा हो गया होता है। जू फैन सोचता है मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि जो लड़की तक फुदक रही है ना उसकी बेइज्जती हो सके। लू लियांग देखते उस लड़की की बातों की वजह से जू फैन काफी गुस्सा हो रहा है, इसी वजह से वो उस लड़की को शांत करने ट्राई कर रहा होता है। मेरा एक बहुत ही कमाल का मौका निकल जाएगा, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके लड़की को शांत करना होगा वरना जू फैन मेरे ऊपर काफी गुस्सा हो जाएगा और मुझे अपनी टीम के अंदर नहीं लेगा। लू लियांग बोला तो मेरी बात समझो, मुझे यहाँ पे जू फैन की टीम को ज्वाइन करना होगा। सिर्फ यहाँ पे जू फैन की टीम ही ऐसी है जिसके अंदर एक जगह खाली है, बाकी सारी की सारी टीम भर चुकी है। वो लड़की बोलती यहाँ पे बातों बातों में भूल गई कि मेरे पास में काफी कमाल का आइडिया है। वो अपनी टीम की एक लड़की को बोलती है मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे जू फैन की टीम के अंदर एक्सचेंज होना होगा, लू लियांग हमारी टीम में आएगा और तुम उनकी टीम में जाओगी। ये बात सुनने के साथ ही वो टीममेट काफी परेशान हो गई होती है, पर बिना मर्जी होते हुए भी उसे वहाँ पे जू फैन की टीम के अंदर आना पड़ रहा होता है। वो लड़की बोलती है जू फैन मेरी बात ध्यान सुनो, ये लड़की तुम्हारी टीम में जाएगी और अब यहाँ पे लू लियांग हमारी टीम में आएगा। वैसे तो तुम यहाँ पे हमारी टीम में लायक भी नहीं हो, पर बात क्या है लू लियांग की, तो वो टॉप स्टूडेंट है, हम उसे नहीं खो सकते। जू फैन सोच रहा होता है ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही है, इसको यहाँ पे अपने टीममेट के तौर पे लू लियांग चाहिए ना, तो मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया है और मैं भी देखता हूँ आखिर यहाँ पे इसकी टीम के अंदर लू लियांग कैसे जाता है। मिडिल फिंगर दिखाते हुए जू फैन बोला तुम्हें लू लियांग चाहिए ना, पर माफ कर दो मेरे पास में लू लियांग अवेलेबल नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए ही ना तो मेरे पास सिर्फ मिडिल फिंगर है और तुम खुद देख लो आगे से क्या करना है। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन यूना की तरफ देखता है कि हम लोग यहाँ पे लू लियांग टीम के अंदर रख ले। यूना बोलती है मुझे यहाँ पे लू लियांग से ना कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो टीम के अंदर रख सकते हो। उसके बाद जू फैन बोलता है लड़की मुझे माफ कर दो, पर अब यहाँ पे लू लियांग, जू फैन और यूना एक टीम बन चुके हैं और हमने अपने पेपर्स को ना टीचर को भी दे दिया है, तो हम चाह के भी इस टीम को चेंज नहीं कर पाएंगे। माफ करना लू लियांग अपनी टीम में लेने का सपना तुम्हारा पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करती रहो, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, शायद से तुम्हारा मौका लग जाए। ये बात सुनने के साथ ही वो लड़की काफी चिढ़ गई होती है, उसे अपने आप को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर यहाँ पे लू लियांग कर क्या रहा है। उसने एक ऐसे बंदे को ज्वाइन कर लिया है जो कि बहुत ही कमजोर है और उसके पास में कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के तौर पे 1 स्टार स्नोडाई वुल्फ है। वहीं हम देखते हैं जिस टीममेट का ट्रेड हो रहा होता है वो काफी खुश हो गई होती है, बहुत अच्छी बात है मैं बच गई, मुझे यहाँ पे जू फैन की टीम में नहीं जाना पड़ा वरना मेरी जान के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आया था। अब जबकि उस लड़की के पास कोई भी चॉइस नहीं होती तो वो गुस्सा करने के साथ अपनी टीममेट को लेकर चली जाती है। जू फैन मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी, तुमने आज जो भी कुछ किया है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। लू लियांग बोला तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से यहाँ पे इतनी गड़बड़ हो गई। सच में यहाँ पे उस लड़की ने ना बहुत ही फालतू बोला, उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। यूना और जू फैन बोलते कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उस लड़की की बहुत ज्यादा जली हुई थी तो उसका तो ऐसा रेट करना बनता ही है और वैसे भी इसके तो तुम्हारी गलती नहीं है, हमें तो यहाँ पे उल्टा तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, हमारी टीम कंप्लीट नहीं हो रही थी। एडवाइजर ने बोला था अगर टीम कंप्लीट नहीं होगी तो तुम्हारे पॉइंट कटेंगे और हमें मिलिट्री ट्रेनिंग में जाने से पहले ही पॉइंट नहीं कटाने थे, लेकिन अब तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने के बाद में सब कुछ सही हो चुका है, हमारी टीम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं रही। टीचर बोलते हैं अब जबकि यहाँ पे सारे लोगों की टीम कंप्लीट हो चुकी है तो चलो फटाफट से बस के अंदर, क्योंकि हम लोग मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए निकलने वाले हैं, वैसे ही काफी लेट हो चुका है, हम लोग और वेट नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं बस वहां से निकल गई होती है। बस के निकलने के साथ ही बस के अंदर के बहुत सारे लोगों का ध्यान जू फैन उसकी टीम पे होता है, खासकर वो रेड हेयर वाला बंदा जो कि पहले क्लास के अंदर जू फैन की बेइज्जती कर रहा था। आखिर यहाँ पे यंग मास्टर डू ने ये काम किया क्यों? बहुत सारे पावरफुल टेमर जो कि 3 स्टार और 4 स्टार पे थे, यंग मास्टर लू लियांग ने उनको ही मना कर दिया, पर जू फैन जैसे कमजोर बंदे को ज्वाइन करने के पीछे आखिर मकसद क्या था
मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मुझे यहाँ पे लू लियांग के ऊपर ना काफी ध्यान रखना होगा, पक्का से कोई ना कोई तो गड़बड़ है। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है लू लियांग खुद को अच्छा दिखाने का भी मन करता हो, इसी वजह से उसने यहाँ पे कमजोर टीम को ज्वाइन कर लिया ताकि वो सारे लोगों को दिखा सके कि वो इन लोगों का सीवी बना हुआ है। लेकिन नहीं, ये बात नहीं हो सकती। मुझे यहाँ पे देख के नहीं लगता कि लू लियांग इतना अच्छा इंसान है। शायद से लू लियांग यहाँ पे कमजोर टीम को ज्वाइन करके ये शो करना चाहता है कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है कि वो एक कमजोर टीम के होने के बावजूद भी टॉप पे आ पाएगा। पर मुझे लगा सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए यंग मास्टर लू लियांग इस कमजोर सी टीम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे अकेले जाकर भी शो कर सकते थे। उनका यहाँ पे जू फैन की टीम को ज्वाइन करना जरूरी नहीं था। और वैसे भी यहाँ पे जू फैन की टीम के अंदर भले जू फैन कमजोर हो, पर जू फैन के साथ में ऑलरेडी यूना है जिसके पास में एक 4 स्टार रैंक का बीस्ट है। क्या ऐसा हो सकता है यूना के पावरफुल बीस्ट की वजह से यंग मास्टर लू लियांग ने टीम ज्वाइन करी हो? पर अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यंग मास्टर लू लियांग का बीस्ट बहुत ही पावरफुल है और वो बहुत ही पहले से 5 स्टार पे है। वहीं यूना का बीस्ट अभी भी 4 स्टार बना है, तो दोनों के बीच का पावर गैप बहुत ज्यादा है। सिर्फ इस बात के लिए यंग मास्टर लू लियांग टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके पीछे पक्का से कोई ना कोई दूसरा रीजन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जू फैन बहुत ही पावरफुल हो और वो अपनी स्ट्रेंथ को सारे लोग सामने हाइड कर रहा हो। वैसे भी यहाँ पे टेमर हॉल के अंदर टॉप रैंकिंग चेंज हुई है और उस बंदे का नाम भी जू फैन है। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों जू फैन बिल्कुल सेम हो और ये बात यहाँ पे यंग मास्टर लू लियांग को पता चल गई हो? नहीं, यहाँ पे इन सारी बातों के अंदर ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और कोई भी रीजन सच हो सकता है, पर ये नहीं। जू फैन बहुत ही कमजोर है और उसके पास में एक स्नो डाई वुल्फ है। सिर्फ एक 2 स्टार स्नो डाई वुल्फ के साथ में क्लियर करना ही बहुत मुश्किल है। टॉप रैंक की तो बात ही छोड़ो, मुझे लगता है मुझे अपने दिमाग के ऊपर ना इतना जोर नहीं देना चाहिए। शायद से यहाँ पे ये सारा मैटर बिल्कुल कोइंसिडेंस के ऊपर है। सच में यहाँ पे मास्टर लू लियांग के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होगा, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे टीम को ज्वाइन कर लिया। और साथ ही में जो टॉप रैंक वाला बंदा है ना, उसका और जू फैन का नाम बिल्कुल सेम है। इसी वजह से यहाँ पे जू फैन के बारे में गलतफहमी पालने की मुझे कोई जरूरत नहीं। जू फैन पूरी जिंदगी भी लगा देगा ना तो भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं जू फैन की टीम एक दूसरे से बात कर रही होती है। अपॉर्चुनिटी मिलते ही लू लियांग पूछता है, जू फैन मुझे एक बात बताओ, क्या टेमर हॉल के जिस जू फैन ने रिकॉर्ड तोड़ा है वो और तुम सेम हो? ये बात सुनने के साथ ही जू फैन काफी शॉक हो गया होता है। जू फैन बोलता है, लू लियांग मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें कैसे पता? जहाँ तक मुझे याद है मैंने यहाँ पे ये बात किसी को भी नहीं बताई और वहाँ पे टेमर हॉल के अंदर तुम तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं थे। लू लियांग बोलता है, जू फैन तुम पक्का से मजाक कर रहे हो ना? टेमर हॉल का 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ना कोई मजाक बात नहीं है। आगे इतना बड़ा काम करने के बाद तुम क्या सोचते हो कि किसी को भी पता नहीं चलेगा? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर काफी कमाल की बात तो ये हमारे क्लास के बेवकूफ लोगों को भी तो नहीं पता कि टेमर हॉल का रिकॉर्ड तुमने तोड़ा है। तुम्हें नहीं पता टेमर हॉल और लिंगजियान सिटी ने जूओ वी के हर एक रिकॉर्ड संभाल के रखा है, चाहे वो सीखने से लेके प्रोफेशनल टेमर बनने तक हो। और जो टेमर हॉल के अंदर इजी डिफिकल्टी लेवल है ना, वो भी उनमें से एक रिकॉर्ड था जिसके आसपास 10 साल से कोई नहीं आ पाया, पर तुमने पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक जू वी के कोई भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले तुम इकलौते बंदे हो। भले वो इजी डिफिकल्टी लेवल ही था, पर फिर तुम्हारे लिए ये करना बहुत बड़ी बात है। जू फैन की किसी ने पहली बार इतनी तारीफ करी थी, इसी वजह से जू फैन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे रिएक्ट करे। जू फैन हंसते हुए बोलता, लू लियांग तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने यहाँ पे इजी डिफिकल्टी लेवल ना ऐसे कंप्लीट कर दिया, शायद से मेरा लक काफी अच्छा होगा। लू लियांग बोलता है, मेरे मानने के हिसाब से लक जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हारा लक भी तभी काम करेगा जब तुम्हारे पास में पावर होगी और तुम अपने सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लायक होगे। अब जबकि मुझे पता चल गया है तुम्हारे पास में काफी कमाल की पावर है, तो क्यों ना इस मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर हम लोग बीस्ट की पावर को काफी इंक्रीज कर सके। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बीस्ट को लेके डंजन के काफी अंदर चलेंगे। वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे बीस्ट से फाइट करने का मौका मिलेगा और साथ ही में बहुत ही अलग अलग ट्रेजर मिलेंगे। तुम्हें देख के लगता है तुम भी एक ऐसे बंदे हो जिसको चैलेंज लेना काफी पसंद है, तो क्यों ना हम लोग चल के एक एडवेंचरस काम करें, जैसे कि डंजन को एक्सप्लोर करना। मैं तो पक्का जाऊंगा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे काफी खुशी होगी। ये सुनने के साथ ही जू फैन और भी खुश हो गया होता है। जू फैन सोचता तुम्हारी सोच बिल्कुल मेरी तरह है। इस मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर मैंने भी यही सोचा था कि मैं यहाँ पे डंजन्स को एक्सप्लोर करूंगा और ज्यादा पावरफुल बनूंगा। मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं जू फैन सोच रहा होता, इसी के साथ ही मेरे पास एक काफी कमाल का मौका होगा कि मैं यहाँ पे ये जान सकूं आखिर मेरी खोई हुई मेमोरीज के पीछे क्या राज है, क्यों मुझे यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट की कोई मेमोरी याद नहीं आ रही और आखिर में कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसके बारे में मैंने यूना को नहीं बताया। बहुत सारे राज है जिनके बारे में पता लगाना काफी जरूरी है। जू फैन आखिर तुम्हारी रियलिटी क्या है? अभी जू फैन ये सब सोच रहा था, तभी हम देखते यूना काफी गुस्सा हो गई होती है। यूना बोलती है, यहाँ पे देख के लग रहा है जू फैन तुमने सिर्फ यहाँ पे लू लियांग के साथ टीम बनाई है। तुम दोनों यहाँ पे एडवेंचर के बारे में बात कर रहे हो और तुमने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। क्या तुम लोग को नहीं? तो काफी गलत बात है। ये सब देखने के साथ ही जू फैन काफी परेशान हो गया होता है। घबराते हुए जू फैन बोलता है, यूना तुम मेरे साथ चलोगी क्या? हम लोग तो बस यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम तुम्हें छोड़ के चले जाएं। अगर तुम हमारे साथ चलोगी ना तो हमारी काफी हेल्प भी होगी, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास में काफी स्ट्रॉन्ग बीस्ट है। यूना बोलती है, नहीं तुम लोग ही जाओ, मुझे वहाँ पे नहीं जाना, पर ध्यान रखना आगे चल के कोई भी डिसीजन खुद से मत लेना, क्योंकि वैसे भी हम लोग टीम है और क्योंकि मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ तो मेरा ओपिनियन मैटर करता है। जो करना है टीम के तौर पे करना है, नहीं तो नहीं करना। क्या तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है?
यूना की बात सुनने के साथ ही वो दोनों ही काफी घबरा गए होते हैं और बोलते हैं ठीक है यूना टेंशन मत लो, हम जो भी काम करेंगे ना तुमसे पूछ के ही करेंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोग टीम है और यहाँ पे इस मैटर को भी हम तुमसे डिस्कस करने वाले थे। उसके बाद जू फैन बोलता है यूना मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज देखे मैं काफी परेशान हो रहा हूँ और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पे ये चीज हो क्यों रही है। तुम यहाँ पे इन सारे लोगों को देखो, इन लोगों में किसी के पास कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट नहीं है, जबकि ये लोग मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर जा रहे हैं, तो आखिर मिलिट्री ट्रेनिंग में जाने के बाद में वो लोग बीस्ट कैसे लाएंगे। यूना बताती है जू फैन तुम काफी बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में नहीं पता। एक बार जब तुम स्पीड टेमर बन जाते हो और किसी बीस्ट के साथ में कांटेक्ट कर लेते हो, उसके बाद स्पीड टेमर अपनी बीस्ट को स्पीड डोमेन के अंदर रखते हैं। जब भी फाइट का टाइम आता है तब वो उस बीस्ट को समन करते हैं। जू फैन कंफ्यूज देखने के बाद यूना को पता चल जाता है कि जू फैन को नहीं पता आखिर स्पीड डोमेन होती क्या है। यूना बोलती है जू फैन क्लियरली बोलू ना तो ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से बीस्ट एक पोर्टेबल स्पेस में रहता है और वहाँ पे इजीली रेस्ट और रिकवर कर सकता है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे बीस्ट हर टाइम फाइट तो नहीं कर सकता ना। एक स्पीड टेमर बनने के बाद में आप एक फील्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं जू फैन को शो करने के लिए कि आखिर यहाँ पे ये चीज कैसे काम करती है। यूना फ्लिक करती है, तभी हम देखते हैं रॉन्ग एकदम से एक स्पीड फॉर्म लेने लगती है और रॉन्ग सीधे यूना की बॉडी के अंदर चली जाती है। शौक होते हुए जू फैन बोलता है तो तुम यहाँ ये स्पीड डोमेन की बात करी थी, असलियत में वो तुम्हारी बॉडी के अंदर चली गई है। मैं यहाँ पे क्लियरली फील कर सकता हूँ, ये तो बिल्कुल पोकेबॉल की तरह है जिसके अंदर कोई पोकेमॉन जाकर आराम से रेस्ट कर सकता है और रिकवर भी कर सकता है। पर मैंने सुना है कि पोकेबॉल के अंदर का स्पेस काफी बड़ा होता है और उसके अंदर किसी पोकेमॉन को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, पर ये जो स्पीड डोमेन है ये सुनने में काफी छोटा लग रहा है। और आखिर मेरी बॉडी के अंदर कितना स्पेस होगा, जो सारे बीस्ट अंदर जाते हैं उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती क्या। जू फैन बोलता चलो छोड़ो, वैसे मैं अभी तक ही सोच रहा हूँ वो स्पीड डोमेन जो भी स्पेस है उसके अंदर मैं तो नहीं जाने वाला, बल्कि जाएगा नोवा। उसके बाद जू फैन बोलता यूना मुझे एक बात बताओ, आखिर एक स्पीड डोमेन को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे स्पीड डोमेन को ओपन करना सीखना है। यूना बोलती है जू फैन ये उतना ही मुश्किल नहीं है, अगर तुम अपनी सोल एनर्जी और सोल कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से स्पीड को गाइड करते हो तो किसी बीस्ट के अंदर सोल बॉन्ड है ना वो उनका स्पीड डोमेन क्रिएट कर लेगा। ये सब सुनने के साथ ही जू फैन काफी शौक गया होता है। जू फैन सोचता स्पीड डोमेन काफी कमाल की चीज है, अगर इसके बारे में मुझे पहले पता चला था तो ये काफी कमाल की बात होती। लू लियांग बोलता वैसे मैं सही से बोलूं तो मेरे लिए स्पीड डोमेन बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है, क्योंकि मेरा जो स्पीड बीस्ट है वो बहुत ही छोटा है और बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता, यहाँ तक इसे स्पीड डोमेन में नहीं बल्कि मेरी पॉकेट में रहना पसंद है। जू फैन बोलता पर मेरे पास में नोवा है जो कि बहुत ही शोर करता है और साइज में भी काफी बड़ा है। जू फैन बोलता नोवा मुझे एक बात था, क्या तुम्हें यहाँ पे सोल बॉन्ड फील हो रहा है। वहीं हम देखते नोवा को नहीं पता चल रहा होता आगे जू फैन क्या चाहता है, वो बिल्कुल ही क्लूलेस होता कि जू फैन यहाँ पे सोल बॉन्ड क्रिएट करते हुए उसको स्पीड डोमेन के अंदर भेजना चाहता है ताकि नोवा वहाँ पे जाके रेस्ट करे और उसको डिस्टर्ब ना करे। यूना हंसते हुए बोलते जू फैन तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने यहाँ पे एक ऐसी बात कर दी ना जो नोवा के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं मानती हूँ स्पीड डोमेन क्रिएट करना बहुत ही इजी होता है, पर इतना भी इजी नहीं जितना तुम सोच रहे हो। सोल बॉन्ड के बनने के बाद में स्पीड डोमेन बहुत जल्दी बन जाता है और एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के साथ में सोल बॉन्ड बनाने में काफी टाइम लग सकता है। अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो कम से कम एक हफ्ता लग ही जाएगा। तुम्हारे पास तो वैसे भी स्नो डाई वुल्फ है, उसको सोल बॉन्ड क्रिएट करने में शायद से एक हफ्ते से भी ज्यादा लग जाएगा। पर तभी हम देखते हैं यूना काफी शौक होते हुए बोलते आखिर कैसे पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करी थी, क्योंकि हम देखते हैं जू फैन और नोवा ने सोल बॉन्ड के बारे में सुनने के साथ ही एक सोल बॉन्ड क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया होता है। यहाँ तक इस सोल बॉन्ड की वजह से एक स्पीड डोमेन भी क्रिएट हो रही होती है। शौक होते हैं लू लियान बोलता है काफी कमाल की बात है, अभी अभी तुमने जू फैन को बताया कि स्पीड डोमेन क्या होती है और उसने हाथों हाथ यहाँ पे स्पीड डोमेन क्रिएट भी कर ली। सच में नोवा और जू फैन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इनमें कोई तो खास बात है। उसके बाद हम देखते हैं नोवा स्पीड लाइक फॉर्म में आ गया होता है और जू फैन की बॉडी के अंदर एंटर कर गया होता है। ये सब देखने के बाद में जू फैन भी काफी शौक हो जाता है और बोलता है मैंने यहाँ पे ये चीज कभी इमेजिन नहीं करी थी, सच में यहाँ पे स्पीड डोमेन क्रिएट करने के बाद में मुझे काफी मजा आ रहा है। कंप्लीट करने के बाद में जू फैन बोला यूना तुमने तो बोला था कि मुझे यहाँ पे एक हफ्ता लग जाएगा और ये प्रोसेस काफी मुश्किल होती है, पर ये तो ओपन हो गया। नोवा गया स्पीड डोमेन के अंदर, क्या यहाँ पे किसी किसी कंडीशन में स्पीड डोमेन जल्दी बन जाता है क्या। यूना बोलती है जू फैन नोवा काफी कमाल का है, इसी वजह से उसने यहाँ पे सोल बॉन्ड जल्दी क्रिएट कर लिया। यहाँ पे स्पीड डोमेन क्रिएट करने के लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। साथ ही मन ही मन में यूना काफी शौक होती है और सोच रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे जू फैन को बताया कि एक स्पीड डोमेन कैसे क्रिएट होती है और उसने 2 मिनट से भी कम टाइम के अंदर स्पीड डोमेन क्रिएट कर ली, जबकि मुझे अपना स्पीड डोमेन क्रिएट करने में पूरे 3 दिन लग गए थे। वहीं हम देखते हैं लू लियांग भी काफी शौक होता है, सोच रहा होता है मुझे अपना स्पीड डोमेन क्रिएट करने में पूरे 2 दिन लगे थे। वहीं जू फैन ने ये काम सिर्फ 2 मिनट के अंदर कर लिया। जू फैन में पक्का से कोई ना कोई तो बात है, पर जू फैन की जल्दी स्पीड डोमेन बनाने के बाद भी लू लियांग बिल्कुल भी नाराज और दुखी नहीं होता, बल्कि उल्टा वो काफी खुश होता है। मैंने यहाँ पे जू फैन के साथ में एक टीम क्रिएट करके बिल्कुल भी गलती नहीं करी। मिलिट्री ट्रेनिंग और आगे ये टीम मेरे काफी काम आएगी और मैं यहाँ पे जू फैन से काफी कुछ सीख भी पाऊंगा। उसके बाद उन लोग की जर्नी आगे बढ़ती है और उन लोग की जर्नी के बीच में कुछ नहीं होता।
थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं वो लोग मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में पहुंच गए होते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के होते बहुत सारे मिलिट्री हाउसेज और मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं और वहीं सिटी के क्लाइमेट के मुकाबले यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही खतरनाक होता है। मिलिट्री के सारे लोग वहाँ पे अपने अपने काम में बिजी होते हैं। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक ट्रक आती है जिसके अंदर एक बहुत ही बड़े मोटर को लेकर जाया जा रहा होता है जो कि अभी अभी मारा गया होता है। उस व्हीकल के अंदर मिलिट्री के लोग बात कर रहे होते हैं। ये तो स्नोफील्ड एकेडमी के बच्चे हैं ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्नोफील्ड एकेडमी के बच्चे भी मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। आगे चल के इन सारे बच्चे और हमारी कंट्री को इससे काफी फायदा होगा। दूसरा सोल्जर बोलता है मेरे हिसाब से यहाँ बच्चों को लेकर बिल्कुल गलत है। वैसे भी स्नोफील्ड एकेडमी अपने बच्चों का बहुत ही ध्यान रखती है, इसी वजह से उनके बच्चों के ऊपर कोई मुसीबत आती ही नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को ऑलरेडी मार दिया है। तो अब यहाँ बच्चे जिसे फाइट करेंगे ना वो बिल्कुल नॉर्मल मॉन्स्टर है, जबकि जब ये लोग सोल्जर्स बनेंगे तब इन लोग के सामने इतनी छोटी मुसीबत नहीं आने वाली। तो मेरे हिसाब से उन लोग के लिए इजी टारगेट देना काफी खराब बात है। अगर यहाँ पे सिंपल में बोला जाए तो स्नोफील्ड एकेडमी उन लोगों को सिटी से बाहर कैंपिंग कराने के लिए लाई है। यहाँ पे घुमाएगी, फिराएगी, खिलाएगी और भेज देगी। पहला सोल्जर बोलता है मेरे दोस्त ऐसी बातें मत करो, हमारा इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जिन बच्चों की बेइज्जती कर रहे हैं ना शायद से वो कल को हमारे साथ ही बन सकते हैं। और वैसे भी हम यहाँ पे इन मॉन्स्टर को इसी वजह से मार रहे हैं ताकि बच्चे बिल्कुल सेफ रहे। यही बच्चे हमारा फ्यूचर है, अगर इनको कुछ हो गया तो बिल्कुल सही बात नहीं होगी। और हमें तो काफी प्राउड होना चाहिए कि हमारे कैंप के अंदर ये बच्चे बिल्कुल सेफ है। दूसरा सोल्जर बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा ना तो मैं यहाँ पे झूठ तो नहीं बोलने वाला। वैसे हमारे काका के अंदर जो मॉन्स्टर है ना वो काफी बड़ा है, देख के लगता नहीं है कि बिल्कुल भी ये नॉर्मल मॉन्स्टर है। पहला सोल्जर बोलता तुम बात तो सही कह रहे हो, ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी लेवल का नहीं है, बट इसको क्लियरली देख के लग रहा है ये कि लाइट फीमेल वॉर्म है। सच में इसको हैंडल करना काफी मुश्किल था। दूसरा सोल्जर बोलता है क्या फर्क पड़ता है, चाहे ये कितना पावरफुल क्यों ना था, हमने इसको मार दिया और अब ये हमारे मिलिट्री कैंप के अंदर एक डेड बॉडी बन के पड़ा हुआ है और तुम यहाँ पे इस मैटर पे ज्यादा ध्यान मत दो। चलो यहाँ पे इस मॉन्स्टर को छोड़ने के बाद में हम लोग रेस्ट करते हैं। वैसे भी हम लोग यहाँ पे काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं बस के अंदर सारे बच्चे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के साथ ही वो सारे लोग काफी शौक होते हैं, बोलते हैं यहाँ का टेम्परेचर काफी ठंडा है। वहीं पे जब वो लोग बड़े से सेंटीपीड मॉन्स्टर को देखते हैं जिसको अभी भी मार के लाया गया होता है तो वो लोग काफी शौक हो जाते हैं। बाकी सारे बच्चे सेंटीपीड मॉन्स्टर को देखने के लिए निकल गए होते हैं, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने अपने सामने सेंटीपीड मॉन्स्टर कभी नहीं देखा था। वहीं हम देखते हैं जू फैन जो कि अपने काम में लग गया होता है। जू फैन वहाँ पे ट्राई कर रहा था कि नोआ को कैसे स्पीड डोमेन से बाहर निकाले, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर नोआ को स्पीड डोमेन कैसा लगा और आखिर अंदर से स्पीड डोमेन कैसा है। वहीं हम देखते हैं सारे बच्चे मॉन्स्टर के पास पहुंच गए होते हैं। जब वो लोग सेंटीपीड मॉन्स्टर को ध्यान से देखते तब उन लोगों को पता चलता है कि उसके अंदर से वहाँ पे ग्रीन कलर का लिक्विड बाहर निकल रहा है। और क्योंकि वो लोग स्नोफील्ड एकेडमी के बच्चे थे तो लोग बिल्कुल बेवकूफ नहीं थे कि एक ऐसा पावरफुल मॉडल जिसके अंदर से थोड़ा बहुत कुछ अजीब लग रहा हो वो उसके पास में जाके चेक करे। इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते थोड़ी दूरी से वो लोग सबको ऑब्जर्व करेंगे। पास में जाना शायद से काफी खतरनाक हो सकता है। जहाँ सारे बच्चों का ध्यान सेंटीपीड मॉन्स्टर पे होता है वहीं हम देखते हैं जू फैन नोवा के साथ बात कर रहा होता है। जू फैन को पता चलता है जब नोवा स्पीड डोमेन के अंदर है तभी वो उससे बात कर सकता है। हालांकि क्योंकि अभी जू फैन और नोवा का लेवल काफी कम है, इसी वजह से स्पीड डोमेन भी काफी छोटी है, पर इतनी भी नहीं कि नोवा को दिक्कत हो रही हो। छोटी होने के बाद भी नोवा को स्पीड डोमेन काफी पसंद आई, इसी वजह से स्पीड डोमेन का साइज कोई बड़ा मैटर नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सारे सोल्जर सेंटीपीड मॉन्स्टर के पास में आ गए होते हैं ताकि वो सेंटीपीड मॉन्स्टर को एग्जामिनेशन के लिए भेज सके। पर जैसे ही वो अपना काम स्टार्ट करने वाले होते हैं हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से कुछ होता है। वो जो इलाइट वॉर्म क्वीन थी वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये देखने के साथ ही वो सारे सोल्जर्स काफी शौक हो आते हैं। तो अभी हम देखते हैं इलाइट वॉर्म क्वीन का सेल टूट जाता है और उसके अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड बाहर निकलने लगता है। उस ग्रीन कलर के लिक्विड को देखने के साथ ही सारे के सारे सोल्जर पीछे की तरफ हटने लगते हैं। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिस वजह से सारे सोल्जर और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इलाइट वॉर्म क्वीन तो मर गई थी ना। हम देखते हैं इलाइट वॉर्म क्वीन के अंदर से बहुत सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर बाहर निकल लगते हैं। इतने सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर बाहर निकलने की वजह से उस मिलिट्री कैंप के अंदर बहुत ही दिक्कत हो गई होती है। सोल्जर्स को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग कैसे बिहेव करे। वहीं हम देखते हैं जो बच्चे सेंटीपीड मॉन्स्टर को दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे उन लोगों की काफी फट जाती है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही स्पीड से भागने लगते हैं। पर उन सारे बच्चों में से एक लड़की बहुत ही घबरा गई होती है। उन सेंटीपीड मॉन्स्टर को देखने के बाद में वो खुद को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही होती। मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, प्लीज मुझे कोई सेव करो, ये सेंटीपीड मॉन्स्टर मुझे मार डालेंगे। काफी अजीब बात तो ये थी सेंटीपीड मॉन्स्टर उन सारे बच्चों के डर को महसूस कर पा रहे थे। वो सारे के सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर उन बच्चों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सेंटीपीड मॉन्स्टर को फील हो गया था सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने से उन लोगों की मौत पक्की है। और वहीं ये बच्चे काफी घबरा रहे हैं तो इन लोगों को मारना इजी होगा। एक ही झटके में सोल्जर समझ जाते हैं सारे सेंटीपीड्स बच्चों के ऊपर अटैक करने वाले हैं, और क्योंकि बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना सोल्जर्स की पहली जिम्मेदारी है, इसी वजह से वो लोग काफी स्पीड से उन सेंटीपीड की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि उन सारे सेंटीपीड को रोक सके। मिलिट्री कैंप के वो इतना केओस इसी से मजा था क्योंकि किसी भी सोल्जर ने किसी सेंटीपीड को बचा देते हुए नहीं देखा। एकदम से यहाँ पे ग्रीन कलर के लार्वा के साथ साथ बहुत सारे सेंटीपीड बाहर निकलते हैं। उन लोग के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो वीकेस्ट सेंटीपीड बेबी होता है उसकी भी स्ट्रेंथ कम से कम 7 स्टार रैंक पे तो होती ही है।
तो अगर यहाँ पे ये सारे सेंटीपीड क्राउड में चले गए तो बहुत ही बड़ा खतरा होगा। सिटी के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। शायद से इतना बड़ा डिजास्टर बहुत टाइम में न आया हो। कैप्टन बोलते चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें यहाँ पे इन सेंटीपीड मॉन्स्टर को अभी के अभी मारना होगा। अगर ये लोग सिटी में गए ना तो आखिर हम लोग किस बात के सोल्जर, हमारे सामने इतने सारे लोग मारे जाएंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ हम देखते कैप्टन ने अपने स्पीड बीस्ट समन कर दिया होता है। कैप्टन बोलते हम लोग को यहाँ पे हेड ऑन फाइट करनी होगी वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर चाहे वो लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, वहाँ पे सोल्जर्स काफी कम थे और सेंटीपीड मॉन्स्टर काफी ज्यादा। इसी वजह से वहाँ पे कुछ सोल्जर सेंटीपीड मॉन्स्टर को ब्लॉक कर रहे थे और वहीं कुछ बच्चों ने बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रख रखा था। वहीं हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि पहले ही डर के मारे वहीं पे खड़ी हो गई थी। वो वहाँ पे खड़े खड़े सारे लोगों से बोल रही थी प्लीज मुझे बचाओ, मैं यहाँ पे खुद की बॉडी को मूव नहीं कर पा रही। उस लड़की की मौत के काफी नजदीक थी। हम देखते हैं वहाँ पे एक सेंटीपीड मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर इससे पहले वो अटैक हो पाता हम देखते हैं वहाँ पे नोवा आ गया होता है। नोवा आगे बढ़ते हुए सेंटीपीड मॉन्स्टर को काफी खतरनाक टैकल मारता है। तो अभी हम देखते हैं लू लियांग लड़की पास जाता है, बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे ऊपर वो सेंटीपीड मॉन्स्टर अटैक करने वाला था तो आखिर तुम वहाँ से भागी क्यों नहीं। वो लड़की बोलती है पता नहीं क्या हुआ, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी। वह तुम लोग के हेल्प के लिए थैंक यू, अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं होते ना तो पक्का से मारी गई होती। वहीं हम देखते हैं ज़ूफ और यूना दोनों ही उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। अपने सामने के सीन को देख के लू लियांग काफी शॉक होता है क्योंकि उसके सामने जो सेंटीपीड मॉन्स्टर होते हैं ना वो कम से कम 7 स्टार पे होते हैं और वहीं देखा है लू फैंग को तो वो सिर्फ 2 स्टार पे है और फिर भी इतने खतरनाक सेंटीपीड मॉन्स्टर से फाइट करते वो स्माइल कर रहा है। ऐसा लगता है वो शुरुआत से चाहता था कि उसकी फाइट हो सके। मुझे तो यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा इतना बड़ा गैप होने के बावजूद भी वो फाइट क्यों कर रहा है। क्या मैं इसे बहुत ज्यादा ब्रेव कहूँ या फिर बहुत ही बड़ा बेवकूफ। लेकिन यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, ज़ू फैन के मन के अंदर इस सेंटीपीड मॉन्स्टर को लेके बिल्कुल भी डर नहीं है और यही सेम उसके बीच नोवा के लिए भी है। एकदम फियरलेस होके नोवा इस सेंटीपीड मॉन्स्टर के सामने खड़ा है जैसे कि वो जब चाहे तब सेंटीपीड मॉन्स्टर को मार सके। वहीं यूना को भी किसी डर नहीं लगता चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। यूना के बोलने के साथ ही रोंगन सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है जिस वजह से सेंटीपीड मॉन्स्टर की आंखें ब्लॉक हो गई होती है और वो वहाँ पे कुछ भी नहीं देख पा रहा होता। यूना को पता था कि वो बस यहाँ पे ज़ू फैन को सपोर्ट कर सकती है क्योंकि उसकी रोंगन साइज में बहुत ज्यादा छोटी है और हेड ऑन फाइट नहीं कर सकती। ज़ू फैन को भी पता था कि रोंगन सिविया में हेल्प कर सकती है। इसी वजह से ज़ू फैन बोलता नोवा तैयार हो जाओ, ये हमारी बारी है। आगे बढ़ते हुए इस कमीने सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर टीयर को अटैक करो। ये कमीना बचना नहीं चाहिए, इसको भी तो पता चले कि आखिर ये यहाँ पे किसके सामने आया है। तभी हम देखते हैं नोवा अपने किंग सोरा को एक्टिवेट करने के साथ ही सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी खतरनाक टीयर को अटैक करता है ताकि वो उन लोगों को एक ही बार में नॉक कर सके। उस अटैक की वजह से हम देखते हैं सेंटीपीड मॉन्स्टर पीछे गिरता है, पर स्मोक के क्लियर होने के साथ ही हम देखते हैं सेंटीपीड मॉन्स्टर वापिस से खड़ा हो गया होता है और वो अब पहले के मुकाबले काफी गुस्से में भी होता है। वहाँ पे क्लियरली देख के पता चल रहा होता है नोवा के इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी सेंटीपीड मॉन्स्टर के सेल के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच पड़ा होता है। इससे यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई थी सेंटीपीड मॉन्स्टर को हराना उतना भी आसान नहीं होने वाला जितना कि ज़ू फैन की टीम ने सोचा था। ज़ू फैन और उसकी टीम सोच रहे होता है कि हम लोग करें क्या, हमारे अटैक इस कमीने सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे और यहाँ बहुत सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर है, हम लोग शायद ही फाइट कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो पक्की चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। अगर हम लोग यहाँ से भागे और इनमें से एक भी सेंटीपीड मॉन्स्टर सिटी के अंदर चला गया तो पूरी की पूरी सिटी के अंदर बहुत ही खतरनाक केओस मच जाएगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और हम लोग देखते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने सामने अपनी लिनजियांग सिटी को हम लोग ऐसे खत्म होते नहीं देख सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो तीनों ही डिसाइड कर लेते हैं चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, उन लोग कितनी भी चोटें आए, चाहे उन लोग की जान खतरे में क्यों ना बढ़ जाए, वो लोग यहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। हम देखते हैं लू लियांग ने उस लड़की को सेफली छोड़ दिया होता है और उसके बाद में ज़ू फैन और यूना के साथ में फाइट को ज्वाइन कर लिया होता है। जब मैंने यहाँ पे तुम लोग की टीम ज्वाइन करी ली है तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम लोग अकेले फाइट नहीं करने दूंगा। वैसे भी हम लोग की टीम है, जो करेंगे साथ में करेंगे वरना नहीं करेंगे। अपनी स्नो एल्फ को समन करने के साथ ही उसने वहाँ पे स्नो सॉन्ग नाम की स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। स्नो सॉन्ग स्किल की वजह से नोवा और रोंगडोंग दोनों की पावर काफी बढ़ गई होती है। एक्सप्लेन करते हैं लू लियांग बोलता है मैंने यहाँ पे तुम लोग की बीस्ट की पावर क्यों इंक्रीज करी, जबकि मेरा बीस्ट 5 स्टार पे है, अगर मैं अटैक करूंगा तो काफी खतरनाक अटैक होगा। तुम लोग यही सोच रहे हो ना। अगर मैं सही से कहूँ तो रियलिटी बात ये है मेरा जो बीस्ट है वो एक सपोर्ट टाइप बीस्ट है। इसका मतलब अगर यहाँ पे अटैक करने की बात करी जाए तो उसका अटैक तुम लोग के बीस्ट के मुकाबले उतना खतरनाक नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ तुम लोग को सपोर्ट कर सकता हूँ, डायरेक्टली खुद अटैक नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है हम तीनों मिलकर सेंटीपीड मॉन्स्टर को पक्का से हरा पाएंगे। शौक होते हो दोनों ही बोलते ठीक है हम तैयार है, हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं। वह सही का तुम्हारा स्नो एल्फ को देख के लगता नहीं है कि वो एक सपोर्ट टाइप बीस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं रोंगडोंग और नोवा दोनों ही अटैक कर रहे होते हैं और स्नो एल्फ अपनी स्किल की हेल्प से उन लोगों को सपोर्ट कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं डर के हमारे सारे बच्चे काफी स्पीड से भाग रहे होते हैं। तो अभी उन लोगों का टीचर बोलता है बच्चों शांत हो जाओ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम लोग कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे यहाँ पे इन बच्चों को सेव करना होगा। ये लोग काफी घबराए हुए हैं। इन लोग के सामने यहाँ पे 7 स्टार सेंटीपीड मॉन्स्टर है जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टीचर ने अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट स्नो ईगल को समन कर दिया होता है। स्नो ईगल को भेजते हुए बोलते हैं चलो फटाफट से अटैक करो,
हमें यहाँ पे इन सेंटीपीड मॉन्स्टर को ब्लॉक करना होगा। बच्चों की सेफ्टी स्नोफील्ड एकेडमी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, चाहे यहाँ पे हम लोग खत्म ही क्यों ना जाना पड़े, हम लोग बच्चों को सेव करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जू फैन की फाइट को, जहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर जू फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो जू फैन को एक ही अटैक करके कच्चा चबा सके। लू लियांग बोलता है सेंटीपीड तुम्हें क्या लगा तुम मेरे टीममेट को इतनी इजीली मार सकते हो, क्या मैं बैठे बैठे हलवा खाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं लू लियांग अपनी कंपेनियंस के स्नो स्टॉर्म को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से स्नो एल्फ हवा के अंदर ऊपर चली गई होती है और वहाँ पे काफी खतरनाक स्नो स्टॉर्म आता है जो कि साइची को ऊपर की तरफ खींचने लगता है। ये सब देखने के साथ ही जू फैन भी काफी शॉक हो गया होता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं ऊपर की तरफ क्यों जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक स्नो का धमाका होता है, वहाँ की सारी चीजें स्नो के अंदर आ गई होती है, वो सेंटीपीड मॉन्स्टर भी दूर जगह कोने में गिरा होता है। वहीं ये सब देखने के बाद में जू फैन भी काफी शॉक हो गया होता है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले लू लियांग ने बोला था कि उसका एक सपोर्ट टाइप बीस्ट है और उसके बीस्ट का ऑफेंसिव अटैक बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ अगर ये अटैक पावरफुल नहीं है तो अभी कौन सा अटैक पावरफुल होता है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े खड़े सोच नहीं सकता। ये मेरे लिए एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। नोआ चलो आगे बढ़ो और सेंटीपीड के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करो। याद रखना अटैक वहीं पे होना चाहिए जहाँ पहले किया था, ताकि सेंटीपीड मॉन्स्टर के बचने का कोई चांस ना हो। वहीं हम देखते हैं इस बार का टीयर क्लॉ अटैक काम कर गया होता है। सेम जगह पे अटैक करने की वजह शेल टूट गया होता है और उसके अंदर से खून भी बाहर निकल रहा होता है। थोड़े टाइम पहले तक जो सेंटीपीड मॉन्स्टर इन लोग सामने इनविंसिबल था, वो अब यहाँ पे इन लोग सामने धूल चाटता हुआ जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। ये सीन देखने के साथ ही वो तीनों ही काफी शौक होते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर को इंजर्ड कर पाए, यूना के दूर से अटैक करने की वजह से और लू लियांग के बफ की वजह से। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे इस कमीने सेंटीपीड मॉन्स्टर को इंजर्ड कर ही दिया। क्या यहाँ पे ये सेंटीपीड मॉन्स्टर खत्म हो चुका है या फिर हम लोग को इस कमीने से और फाइट करनी होगी? यही बात को श्योर करने के लिए जू फैन अपना फोन बाहर निकालता है। जू फैन वहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर के स्टैट चेक करता है। हालांकि यहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर खत्म तो नहीं हुआ, पर हमारे अटैक की वजह से इसको एक काफी खतरनाक डैमेज पहुंचा है। पर वहाँ पे स्टैट चेक करने की वजह से जू फैन को एक बहुत ही कमाल की चीज पता चलती है कि सेंटीपीड मॉन्स्टर के पास में किसी भी तरह की लॉन्ग डिस्टेंस स्किल नहीं है। इसका मतलब ये सेंटीपीड मॉन्स्टर आपके ऊपर सिर्फ क्लोज रेंज में अटैक कर सकता है। अगर आप इसे थोड़ा दूर रहोगे तो इसके अटैक आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। ये सब देखने के साथ ही जू फैन काफी शौक हो गया होता है। जू फैन बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे पास में काफी कमाल की इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास एक रास्ता सेंटीपीड मॉन्स्टर को हराने का, बस हमें यहाँ पे उसके लिए एक प्लान बनाना होगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा प्लान है। हमें यहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर को मारने के लिए दूर से अटैक करना होगा, क्योंकि सेंटीपीड मॉन्स्टर के पास में कोई भी लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है। तो अगर हम इसे दूर रहेंगे ना तो ये हमारे पर अटैक नहीं कर पाएगा और हम इसे इजीली हरा भी देंगे। ये बात सुनने के साथ यूना और लू लियांग बोलते काफी कमाल की बात है। फाइनली हमें एक तरीका मिल गया सेंटीपीड मॉन्स्टर को हराने का। वहीं हम देखते रेड हेयर वाला कमीना बंदा उन लोग को देख रहा होता है, चिढ़ते हुए वो सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिर इतने पावरफुल सेंटीपीड मॉन्स्टर के सामने वो लोग ऐसे कैसे खड़े हैं? क्या उन लोगों को सेंटीपीड मॉन्स्टर से बिल्कुल डर नहीं लग रहा? हालांकि मैं जो कि अपनी पावर के लिए काफी जाना रहता हूँ और क्लास के अंदर सारे लोगों के सामने बोलता हूँ कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, वो अपने आप को यहाँ पे डर के मारे मुंह नहीं कर पा रहा। सेंटीपीड मॉन्स्टर को देखने के साथ ही मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं यहाँ से भागूं, बिल्कुल यहाँ पे सारे लोग की तरह एक ऑर्डिनरी इंसान। और अब मैं यहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर के सामने जाने से काफी घबरा रहा हूँ, जबकि वो लोग मेरे सामने खड़े होके फाइट कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं दूर से रॉन्ग सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रही होती है ताकि वो सेंटीपीड मॉन्स्टर के विजन को ब्लॉक कर सके। वहीं नोवा आगे बढ़ते हुए सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर टीयर क्लॉ से अटैक कर रहा होता है और स्नो एल्फ अपनी स्किल की हेल्प से उन लोगों की पावर को इंक्रीज कर रही होती है। ऐसे ही करते करते कुछ टाइम तक उन लोगों ने अपने अटैक को कंटिन्यू रख रखा होता है। वहीं हम देखते हैं लू लियांग काफी शौकोदार सोच रहा होता है नोआ एक स्नो डाइव वुल्फ है, पर मैंने यहाँ पे आज तक किसी भी स्नो डाइव वुल्फ के पास में स्किल नहीं देखी और ना ही कहीं पड़ा है। आखिर जू फैन का नोवा कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने से 5 रैंक हायर मॉन्स्टर को इंजर्ड कर पा रहा है, जो कि वही सेम काम मेरे मॉन्स्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये सब कुछ देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई, नोआ के पास में एक स्किल है जिसके बारे में कहीं नहीं लिखा और शायद से अभी तक किसी भी स्नो डाइव वुल्फ के अंदर देखा भी नहीं गया। पर चाहे यहाँ पे रीजन कुछ भी हो, मुझे पता चल गया कि आखिर यहाँ पे नोवा और जू फैन टेमर हॉल के अंदर टॉप रैंक पे आई क्यों, क्योंकि उन लोगों की स्ट्रेंथ सच में काफी कमाल की है। बहुत ज्यादा डैमेज पड़ने के बाद वो सेंटीपीड मॉन्स्टर बहुत ही पागल हो गया होता है और अपनी फुल पावर से उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है। सेंटीपीड मॉन्स्टर के अजीब से बिहेवियर को जू फैन नोटिस कर लिया होता है। जू फैन बोलता है नोआ पीछे आ जाओ, क्यों वो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर पॉइजन से अटैक करने वाला है। और क्योंकि नोआ की स्पीड काफी होती है इसी वजह से वो उस अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन लोगों का टीचर उन लोगों को देख रहा होता है। सच में यहाँ पे ये बच्चे काफी कमाल के हैं, इन लोग के पास में काफी अलग अलग तरीके की ट्रिक है। ये यहाँ पे 7 स्टार सेंटीपीड मॉन्स्टर को बहुत ही डैमेज दे पा रहे हैं, जबकि ये काम करना मेरे लिए भी काफी मुश्किल है। ये सब देखने वाले टीचर्स मैटर को लेकर काफी सीरियस हो गए होते हैं और उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक प्लान रेडी कर लिया होता है
अपने बीस्ट को अनसमन करते हुए टीचर बोलते हैं अभी के लिए मैं स्नो ईगल का रिकवर करना काफी जरूरी है, क्योंकि आगे चल के ये स्नो ईगल मेरे काफी काम आएगा। हालांकि यहाँ पे ये बच्चे मिलकर सेंटीपीड मॉन्स्टर को इंजर्ड कर पा रहे हैं, पर सिर्फ इंजर्ड करने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे जैसे ये फाइट चलेगी वो सेंटीपीड मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। सेंटीपीड मॉन्स्टर के बरसक होने के साथ ही ये काफी खतरनाक हो जाएंगे और यहाँ पे इन तीनों बच्चों के ऊपर भी खतरा आ सकता है। जब चीजें खराब होगी तो मैं स्नो ईगल की हेल्प से इन तीनों बच्चों को सेव कर लूंगा। यही वजह कि मैं यहाँ पे स्नो ईगल को अभी के लिए रिकवर कर रहा हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि ऐसा बिल्कुल भी हो, क्योंकि ऐसा होने की वजह से हम लोग का डिफेंस काफी वीक हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना उन लोगों पे खतरा काफी बढ़ जाएगा। वहीं हम देखते हैं उस बस के अंदर सारे बच्चे छुपे हुए होते हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है वो देखो लू लियांग फ्रंट लाइन फाइट कर रहा है। शौक होते हुए पहले वाली रेड हेयर वाली लड़की बोलती है आखिर यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं टीचर का दिमाग खराब तो नहीं हो गया। वो यहाँ पे यंग मास्टर लू लियांग को अभी तक लेके क्यों नहीं आए। लू लियांग यहाँ पे खतरे में है और कोई भी कुछ नहीं कर रहा। पर तभी हम देख रहे हैं अपने सामने का सीन देखे वो काफी शौक हो जाती है। असलियत में यहाँ पे लू लियांग बच नहीं रहा, बल्कि वो सेंटीपीड मॉन्स्टर फाइट कर रहा है। और अगर सही से देखा तो उसने यहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर को काफी डैमेज भी दे दिया है। जू फैन की टीम के अटैक हर तरफ से आ रहे होते हैं, इसी वजह सेंटीपीड मॉन्स्टर के लिए उन लोग के अटैक से बच पाना काफी मुश्किल होता है। पर जैसा कि टीचर को डर था वो सेंटीपीड मॉन्स्टर अपने बरसक मोड में आ गया होता है, जिस वजह से सेंटीपीड मॉन्स्टर की स्पीड डबल हो गई होती है। वो वहाँ पे उन तीनों के आसपास काफी स्पीड चक्कर लगाने लगता है ताकि एकदम से उन लोगों पे अटैक कर सके और उन लोगों का बचने का मौका ना हो। जैसे ही वो उन लोगों पे अटैक करने वाला होता है हम देखते हैं उन तीनों के पेट आगे बढ़ते हुए सेंटीपीड मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं ताकि वो लोग वहाँ पे सेंटीपीड मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर सके। पर वो जो सेंटीपीड मॉन्स्टर था उसने अपना टारगेट लॉक कर लिया था और वो यहाँ पे यूना के ऊपर अटैक करने वाला था। वहीं हम देखते हैं जू फैन और लू लियांग के पास भी रिएक्ट करने का मौका नहीं होता। वो सेंटीपीड मॉन्स्टर इतना फास्ट होता है कि टीचर भी कुछ नहीं कर पाते। सेंटीपीड मॉन्स्टर ने यूना को पकड़ लिया होता है और उसको सर को खाने ही वाला होता है। ये देख के वो सारे बच्चे काफी घबरा गए होते हैं और बोलते वो देखो वो कमीना सेंटीपीड मॉन्स्टर यूना को मारने वाला है, प्लीज कोई तो उसे सेव कर लो वरना पक्का से मारी जाएगी। लेकिन वहाँ पे जू फैन के रहते हुए यूना को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जू फैन और सेंटीपीड मॉन्स्टर को काफी खतरनाक स्नोबॉल मारता है ताकि वो यूना से ध्यान हटा के अपनी तरफ ला सके। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे जू फैन की लॉर्ड स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक प्रेशर पड़ता है और वो अपने बरसक मोड से हाथों हाथ बाहर निकल गया होता है। वहीं नोवा की प्रेजेंस की वजह से सेंटीपीड मॉन्स्टर ग्रिप भी काफी लूज हो गई होती है, जिस वजह से यूना और सेंटीपीड मॉन्स्टर के पास से भाग पाती है। ये सब देखने से टीचर काफी शौक हो गया होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है। स्नो डाई वुल्फ ने यहाँ पे एक लॉर्ड स्किल यूज करी जो कि हर एक बीस्ट रेस के किंग के पास होती है और वहीं इस लॉर्ड स्किल की वजह से वो हाथों हाथ अपने बरसक मोड से बाहर निकल गया। आखिर एक नॉर्मल रैंक का स्नो डाई वुल्फ के पास में इतनी कमाल की स्किल कैसे हो सकती है और आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पे एक सेंटीपीड मॉन्स्टर फाइट कर सके। वहीं हम देखते हैं सेंटीपीड मॉन्स्टर अपने सर को हिलाने लगता है ताकि वो उस लॉर्ड स्किल से बाहर निकल सके। पर जैसे ही उस लॉर्ड स्किल से बाहर निकलता है हम देखते हैं नोवा उसके काफी करीब आ गया होता है और उसके ऊपर एक काफी खतरनाक टीयर क्लॉ अटैक करता है। उसके टीयर क्लॉ अटैक की वजह से सेंटीपीड मॉन्स्टर जमीन के ऊपर गिर गया होता है और उसे वहाँ पे काफी खतरनाक डैमेज पहुंचा होता है। जैसे ही रॉन्ग रॉन्ग देखते यूना बिल्कुल ठीक है, वो सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो सेंटीपीड मॉन्स्टर खत्म करने के लिए आइस स्पाइक का यूज करती है, पर क्योंकि उस सेंटीपीड मॉन्स्टर की आउटर स्किन काफी मजबूत होती है इसी वजह से सेंटीपीड मॉन्स्टर को सिर्फ स्क्रैच पड़ा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं नोवा उस सेंटीपीड मॉन्स्टर के सर पे एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से सेंटीपीड मॉन्स्टर का पूरा दिमाग चकरा गया होता है। अब यहाँ पे इतने से कुछ नहीं होने वाला था, इसी वजह से वो सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लॉर्ड स्किल से लेकर टीयर क्लॉथ तक, स्नो स्टॉर्म से लेकर स्नो स्पाइक तक जितने भी अटैक होते हैं वो सब ट्राई करने लगते हैं। जैसे ही सेंटीपीड मॉन्स्टर जमीन पे गिरता है लू लियांग उस फाइट को ज्वाइन कर लेता है। हम देखते हैं लू लियांग की स्नो एल्फ उस सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर आइस एज एबिलिटी यूज करती है। हर तरफ से आइस एज पड़ने की वजह से सेंटीपीड मॉन्स्टर की हालत काफी खराब हो गई होती है। हालांकि सेंटीपीड मॉन्स्टर का सेल बहुत मजबूत होता है, इसी वजह से उसको उतनी आउटर इंजरी नहीं आई होती, पर बार बार अटैक करने की वजह से उसकी इनर इंजरीज बहुत ही हो गई होती है और सेंटीपीड मॉन्स्टर के लिए फास्ट मूव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जू फैन नोटिस करता है कि सेंटीपीड मॉन्स्टर के पेट पे अटैक करने की वजह से बहुत ही असर पड़ रहा है और खून भी बाहर निकल रहा है। जू फैन बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, सेंटीपीड मॉन्स्टर का वीक स्पॉट है उसका पेट, तो हमें यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करना होगा। लू लियांग बोलते हैं ठीक है समझ गया। यूना बोलते ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इस कमीने सेंटीपीड मॉन्स्टर को दिखाते हैं कि आखिर इस कमीने सेंटीपीड मॉन्स्टर ने कौन सी टीम से पंगा लिया है। उसके बाद हम देखते हैं उन तीनों के ही मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर लगातार बार बार अटैक कर रहे होते हैं। उन लोग के अटैक की वजह से सेंटीपीड मॉन्स्टर जमीन के ऊपर गिर गया होता है और उसके काफी ब्लड बाहर निकल रहा होता है, पर फिर भी वो लोग नहीं माने होते और लगातार उस सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करे जा रहे होते हैं। टीचर बोलते फाइनली यहाँ पे इन बच्चों ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया, सच में काफी कमाल की बात है, मैंने इसकी उम्मीद नहीं करी थी। हम देखते वो सेंटीपीड मॉन्स्टर जमीन के ऊपर पड़ा होता है और उसमें ब्लड बाहर निकल रहा होता है। लेकिन रॉन्ग रॉन्ग और नोवा के लिए इतना इनफ नहीं था, क्योंकि इस कमीने सेंटीपीड मॉन्स्टर ने यूना को मारने का ट्राई किया।
इसी वजह से वो सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। सेंटीपीड मॉन्स्टर के अंदर अब बिल्कुल भी जान नहीं बची होती, इसी वजह से वो वहाँ पे हिलने डुलने को छोड़ के और कुछ नहीं कर पा रहा होता। थोड़े टाइम बाद हम देखते वो लोग रुक गए होते हैं, क्योंकि सेंटीपीड मॉन्स्टर के शरीर के अंदर बिल्कुल ब्लड बाकी नहीं होता। अब जब बीस्ट रुक गए होते तब हम देखते यूना को, वो अपने पैर से उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को लगातार किक मारी होती है। कमीने की तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे खाने वाला था, अब बता तुझे क्या हुआ, मैं तेरे सामने ही खड़ी हूँ, चलो मुझे खा के दिखा। लेकिन तभी हम देखते हैं लू लियांग बोलते यूना शांत हो जाओ, और वो मारा जा चुका है। स्नो एल बोल उसके शरीर के अंदर बिल्कुल वाइटलिटी बाकी नहीं। वेरीफाई करने के बाद वो लोग काफी रिलीव फील कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बस के अंदर सारे बच्चे काफी शौक के होते हैं, क्योंकि उनके क्लास के 3 बच्चों ने सेंटीपीड मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जो कि 7 स्टार रैंक पे है। पर उस बस के अंदर सबसे ज्यादा शौक था रेड हेयर वाला बुली, उसे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था उसी क्लास के 3 बच्चों ने सेंटीपीड मॉन्स्टर को मार दिया, और उन्हें यहाँ पे ये काम करते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगा। पर इस कमीने को ये बात नहीं पता थी जू फैन की टीम इसकी तरह कमजोर नहीं है और ना ही डरपोक है। उन्होंने यहाँ पे डर के मारे छुपने की जगह फाइट करना चुना, इसी वजह से वो लोग सेंटीपीड मॉन्स्टर को मार पाए। और ये कमीना यहाँ पे दुम दबा के बस में छुपा हुआ है। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।